वो अब आईने में। बारिश की उस काली रात को ठीक तो 17 बजे पुलिस स्टेशन का फोन अचानक बज उठा। ड्यूटी ऑफिसर राघव ने जैसे ही कॉल उठाया, दूसरी तरफ से सिर्फ किसी की घबराई हुई सांसें सुनाई दी। उसने कई बार पूछा, कौन बोल रहा है? तभी एक कांपती हुई लड़की की आवाज आई, वो मुझे देख रहा है। राघव चौंक गया। कौन? कुछ पल की खामोशी के बाद जवाब आया, जो मेरे अंदर है। और कॉल कट गई। नंबर ट्रेस करने पर लोकेशन मिली शहर से दूर, जंगल के बीच पड़ा पुराना शर्मा विला, जो पिछले 15 सालों से वीरान था और जहां के बारे में लोग कहते थे कि रात में वहां से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। बिना देर किए राघव अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। टूटा गेट, जंग लगी दीवारें और घुप अंधेरा, सब कुछ पहले ही खतरे की चेतावनी दे रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर नाखूनों से खरोंचे हुए अजीब निशान थे और एक जगह खून से लिखा था, मत देखो, वो जाग जाएगा। तभी राघव की नजर फर्श पर पड़े गीले पैरों के निशानों पर पड़ी, जो अंदर की ओर जा रहे थे। उन निशानों का पीछा करते हुए वे एक बंद कमरे तक पहुंचे, जहां से सिसकियों की आवाज आ रही थी। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जो दिखा उसने सबकी रूह जमा दी। एक लड़की फर्श पर बैठी खुद से बातें कर रही थी। जब उसने चेहरा घुमाया तो राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रिया थी, वही लड़की जो 3 दिन से लापता थी। राघव ने धीरे से पूछा, रिया, तुम यहां कैसे? रिया ने एक अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं यहां नहीं आई। फिर उसने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, वो। तभी कमरे की लाइट्स झपकने लगी, हवा ठंडी हो गई और उसकी आवाज बदल गई, तुम बहुत देर से आए हो। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। अचानक राघव की नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने आईने पर गई। आईने में दिख रही रिया बिल्कुल शांत खड़ी थी, जबकि असली रिया हंस रही थी। फर्क साफ था, आईने वाली रिया हिल नहीं रही थी, बस धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तभी रिया चीखी, मत देखो उसे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आईने वाली रिया ने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगी। कमरे में मौजूद हर इंसान जड़ हो गया। उसी पल असली रिया जमीन पर गिर गई, लेकिन आईने वाली रिया अब उनके सामने खड़ी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब खेल शुरू होगा। और अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब टॉर्च जली तो वहां सिर्फ फर्श पर खून पड़ा था। रिया गायब थी। खून से लिखा था, अब वो बाहर आ चुका है। राघव ने कांपते हुए दरवाजे की ओर देखा। वहां कोई खड़ा था, लेकिन वो इंसान नहीं था, साफ दिख रहा था। राघव दरवाजे के पास खड़ा उस परछाई को घूर रहा था, जो अंधेरे में खड़ी थी। धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी और जो सामने आया, उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। वो राघव ही था, बिल्कुल वही चेहरा, वही वर्दी, वही आंखें। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। टीम का एक जवान डर के मारे चिल्लाया, सर, ये कैसे हो सकता है? असली राघव कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो दूसरा राघव धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो चल नहीं रहा बल्कि खिंचता हुआ आ रहा हो। तभी अचानक असली राघव के दिमाग में बिजली सी कौंधी आईना। उसने तुरंत पीछे मुड़कर कमरे में पड़े आईने की तरफ देखा, लेकिन आईने में अब कुछ भी नहीं था। वो खाली था। इसका मतलब साफ था, जो चीज आईने के अंदर थी अब बाहर आ चुकी थी और वो किसी का भी रूप ले सकती थी। सब लोग बाहर निकलो, अभी! राघव चिल्लाया। टीम भागते हुए बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा गायब था। उसकी जगह सिर्फ एक दीवार थी, ठंडी, गीली और खून से सनी हुई। अचानक हर तरफ से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। भाग नहीं सकते, अब तुम भी अंदर हो। एक एक करके टॉर्च बंद होने लगी। अंधेरे में सिर्फ वही नकली राघव खड़ा था, जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें सच जानना है ना कि रिया के साथ क्या हुआ? और अचानक दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगी, रिया की अलग अलग हालात में, डरी हुई, रोती हुई, और फिर एक तस्वीर जिसमें रिया खुद को आईने के सामने खड़ी देख रही थी। तभी वो नकली राघव बोला, रिया यहां आई। दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगी, नहीं थी, उसे बुलाया गया था। उसके अंदर पहले से दरार थी और आईना सिर्फ एक दरवाजा था। असली राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन बुलाया उसे?
उस परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया और कहा, तुमने पूरा माहौल एक पल के लिए जम गया। राघव के दिमाग में अचानक कुछ टूटी फूटी यादें चमकने लगीं 3 दिन पहले। वही रात, वही बारिश, और वो खुद इसी विला के सामने खड़ा था। उसने सिर पकड़ लिया, नहीं, ये झूठ। लेकिन आवाज फिर आई, तुम ही उसे यहां लाए थे, क्योंकि तुमने ही पहली बार इस आईने को छेड़ा था। तभी एक और सच्चाई सामने आई। राघव के हाथों पर खून लगा हुआ था, सूखा हुआ, पुराना। वो कांप गया। लाघव के बाद है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने आईने के टूटे टुकड़े को उठाया, उसमें जो दिखा, उसने उसकी आत्मा हिला दी। उसके पीछे खड़ी थी रिया, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था और वो मुस्कुरा रही थी। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद सुबह की पहली रोशनी के साथ अनगर्स पुलिस की दूसरी टीम वहां पहुंची। शर्मा विला का दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ शांत। फर्श पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, राघव की वर्दी खून से सनी हुई। लेकिन राघव और उसकी पूरी टीम गायब थी। दीवार पर एक आखिरी मैसेज लिखा, विथ हेल्प। अब अगला दरवाजा कौन खोलेगा? सुबह की हल्की धूप जैसे ही जंगल के उस हिस्से तक पहुंची, शर्मा विला के बाहर पुलिस की गाड़ियों की कतार लग चुकी थी। पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि रात की घटना के बाद सिर्फ एक ही चीज बची थी, डर। फिर भी केस को संभालने के लिए क्राइम ब्रांच से एक नई ऑफिसर आई, इंस्पेक्टर अदिति सिंह। शांत चेहरा, तेज दिमाग और आंखों में वो जिद जो सच को किसी भी हाल में सामने लाने के लिए काफी थी। जैसे ही अदिति अंदर दाखिल हुई, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे ये घर अभी भी जिंदा हो। फर्श पर पड़ी खून से सनी वर्दी और दीवार पर लिखा वो मैसेज। अब अगला दरवाजा कौन खोलेगा? सब कुछ किसी खेल की शुरुआत जैसा लग रहा था, अंत जैसा नहीं। अदिति ने हर कोना ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में पड़े एक छोटे से टूटे आईने के टुकड़े पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे उठाया, अचानक उसके दिमाग में कुछ चमका, एक झलक राघव की, जो उसी आईने के सामने खड़ा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। अदिति ने तुरंत समझ लिया, 8, ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे है। अदिति ने विला के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। फाइलें धूल से भरी थीं, लेकिन उनमें छुपा सच और भी ज्यादा खतरनाक था। 15 साल पहले इसी घर में एक परिवार रहता था, शर्मा परिवार। उनकी 14 साल की बेटी नैना अचानक लापता हो गई थी। पुलिस ने बहुत तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता ने इसी घर में आत्महत्या कर ली। केस बंद हो गया और घर वीरान। लेकिन अदिति को एक बात अजीब लगी। फाइल में आखिरी पेज पर खून से लिखा एक नोट स्कैन किया हुआ था। वो अब आईने में नहीं है। अदिति का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सब उसी लड़की से जुड़ा है? क्या नैना अभी भी यहाँ है? नैना अभी, नैना। उसी रात अदिति ने अकेले उस कमरे में जाने का फैसला किया जहां से सब शुरू हुआ था। घड़ी में फिर वही समय था, 2:17। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा फिर ठंडी हो गई और दीवारों से वही फुसफुसाहट एक और आ गया। अदिति ने डर को काबू में रखते हुए टॉर्च घुमाई और फिर उसकी नजर उस आईने पर पड़ी, जो अब फिर से पूरा था, बिल्कुल सही, जैसे वो कभी टूटा ही नहीं था। अदिति धीरे धीरे उसके पास गई और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसकी सांस अटक गई। आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि रिया खड़ी थी और उसके पीछे राघव। दोनों मुस्कुरा रहे थे। तभी आईने के अंदर से आवाज आई, सच देखना है या सच बनना है? अदिति पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी और धीरे धीरे उसके अंदर से एक हाथ बाहर आया, ठंडा, सड़ा हुआ, और उसने अदिति की कलाई पकड़ ली। अदिति ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आखिरी कड़ी जुड़ी। रिया, राघव और नैना, ये सब शिकार नहीं थे, ये दरवाजे थे। हर बार जब कोई इस आईने के सच को जानने की कोशिश करता, वो खुद उस दुनिया का हिस्सा बन जाता, और तभी उसे असली सच्चाई समझ आई। इस खेल में कोई कातिल नहीं है, कातिल खुद आईना है। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। अदिति की चीख गूंजी
और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस जब अंदर पहुंची तो कमरे में फिर वही सन्नाटा था। आईना गायब था। राघव, रिया, अदिति, तीनों का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक नया मैसेज लिखा था। स्पीकर पर, अब तुम देख रहे हो। और ठीक उसी वक्त शहर के किसी और घर में एक लड़की अपने कमरे में खड़ी आईने में खुद को देख रही थी।